वेलकम टू ध्रुव स्टडी। आज 18 मार्च है। जानेंगे करंट अफेयर, जॉब, एजुकेशन और इतिहास में आज के दिन की मुख्य घटनाओं के बारे में। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो 18 मार्च राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण संपन्न हुआ। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना नीमराना का विलय करके मत्स्य संघ का गठन किया गया। इस संघ की राजधानी अलवर बनाई गई और धौलपुर के महाराजा उदय सिंह को राजप्रमुख नियुक्त किया गया। मैप में देखेंगे, इसमें ये धौलपुर, भरतपुर, अलवर और करौली, ये चार रियासत और अलवर में एक नीमराना ठिकाना था। यहाँ पे सर यहाँ ने ये नीमराना ठिकाना यहाँ पड़ता है, इस जगह जो अभी नया जिला बन गया कोटपुतली बहरोड वाला, इस जगह ये नीमराना ठिकाना था। राजस्थान एकीकरण को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान, खासकर राजस्थान के एग्जाम में इससे काफी सवाल बनते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 12 बड़ी रियासतों और 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा, नीमराना और ब्रिटिश शासन अजमेर, मेरवाड़ा में विभाजित था। इसे एक राज्य में संगठित करने की प्रक्रिया राजस्थान का एकीकरण कहलाई। यह 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरा हुआ। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में हुई। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासती विभाग के सदस्य सचिव वीवी मेनन को बनाया गया। इसमें सबसे अधिक धरोहर राशि जमा कराने वाली रियासत थी बीकानेर, जिसने 4 करोड़ 87 लाख रुपए जमा कराए। राजस्थान की 2 मुस्लिम रियासतें टोंक और पालनपुर गुजरात थी। राजस्थान में सम्मिलित न होने की इच्छा रखने वाली रियासतों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक और उदयपुर थी। बात करते हैं 7 चरणों की, जिसमें पहला चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ, जिसमें 4 रियासत और एक ठिकाना था। 4 रियासतों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना। इसकी राजधानी अलवर बनाई गई। राजप्रमुख उदय सिंह जो धौलपुर के थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत बने। इसका उद्घाटन किया एनपी गौडगिल ने। दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ, जिसमें शामिल होने वाली रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और एक कुशलगढ़ ठिकाना, यानी 2 और 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 रियासत और एक ठिकाना। पूर्वी राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया गया। राजप्रमुख भीम सिंह कोटा के थे और प्रधानमंत्री गोकुललाल असवा को बनाया गया। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, जो 18 अप्रैल 1948 को बना। इसमें पूर्वी राजस्थान के साथ उदयपुर को मिलाया गया। उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया। इसकी राजधानी उदयपुर बनाई गई। राज प्रमुख इसको गोपाल सिंह को बनाया गया, जो उदयपुर के राजा थे। प्रधानमंत्री इसमें माणिक्यलाल वर्मा बने, जो एक कवि थे। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चौथे चरण में वरहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना। इसमें शामिल होने वाली रियासतें, इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस संयुक्त राजस्थान के साथ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतों के साथ एक लावा ठिकाना बनाकर वरहद राजस्थान बनाया गया। अब संयुक्त राजस्थान में क्या आ गया? पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, यानी पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें, एक कुशलगढ़ ठिकाना और संयुक्त राजस्थान का उदयपुर, यानी 10 रियासतें और 2 ठिकाने बनाकर वरहद राजस्थान बन गया। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, जो वरहद राजस्थान में 10 रियासतें कौन कौन सी हो गई आपकी? पूर्वी राजस्थान की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़
और उदयपुर। और दो ठिकाने कौन से, कुशलगढ़ और लावा ठिकाने। ये किस में बने, बरहद राजस्थान में। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख इसके राजा, जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय को बनाए गए। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। हीरालाल शास्त्री जयपुर के पास जोमनेर के रहने वाले थे, जिन्होंने टोंक देवली टोंक में जो महिलाओं का जो विश्वविद्यालय है उसका गठन किया था, उसकी स्थापना की थी। इसके बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पांचवें चरण की बात करें तो संयुक्त वरहद राजस्थान। इसमें वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिला दिया गया और इसकी राजधानी जयपुर रही। इसके राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे। छठवें चरण में राजस्थान संघ का गठन किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ। इसमें संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वरहद राजस्थान को मिलाने के साथ, यानी संयुक्त वरहद राजस्थान को मिला दिया, जिसमें मत्स्य संघ आ गया। और पिछले पूरे सारे जितने भी चरणों में गठन हुआ था वो सारे संयुक्त वरहद राजस्थान प्लस सिरोही, जिसमें आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर राजस्थान संघ का गठन किया गया। इसकी राजधानी जयपुर। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। इस दिन राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया और इसे 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। सातवें चरण में वर्तमान राजस्थान है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। इसमें शामिल क्षेत्र राजस्थान संघ प्लस आबू, दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा, इन सबको मिलाकर वर्तमान राजस्थान बनाया गया। इसकी राजधानी जयपुर रही। और राज्यपाल, पहले राज्यपाल स्वतंत्र भारत में जो थे वो गुरमुख निहाल सिंह रहे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। इस चरण में राज प्रमुख की पदवी समाप्त कर दी गई थी। यानी सातवें चरण में एक स्वतंत्रता के बाद में 1 नवंबर 1956, जब इसके बाद में यहाँ तक राज प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन राज प्रमुख के पद को समाप्त करके और राज्यपाल का पद एक क्रिएट किया गया। आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रमुख रियासतें और विशेषताएं। सबसे बड़ी रियासतें जो इसमें थी वो जोधपुर मारवाड़ थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा थी। और सबसे अधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर। सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत इसमें शाहपुरा। और अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी, जिसने 15 नवंबर 1817 को संधि की थी। वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून बनाने वाली पहली रियासत जोधपुर थी। 1910 में इन्होंने वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून बनाया। जनतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाने वाली पहली रियासत शाहपुरा थी। अब बात करते हैं इतिहास में आज के दिन की घटनाओं की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, जिसमें इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आजाद हिंद फौज भारत में पहली बार प्रवेश किया 18 मार्च 1944 को। 18 मार्च 1944 को ब्रह्मा, जो अब म्यांमार है, की सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में यह फौज अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी थी। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ मणिपुर और नागालैंड में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें इम्फाल और कोहिमा के युद्ध प्रमुख थे। हालांकि जापान की हार और संसाधनों की कमी के कारण आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई प्रेरणा दी। ये सुभाष चंद्र बोस है। ये 1930 के दशक की इनकी फोटो है। 1930 1930 के दशक की ये सुभाष चंद्र बोस की फोटो है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे और इनका स्वतंत्रता में अहम योगदान रहा है, तो इससे ये एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से काफी महत्वपूर्ण, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेताजी महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से अलग एक सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया।
उनके नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन गए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1920 में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस, पहले आईसीएस चलती थी, अभी यूपीएससी चलती है, परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार न करने के कारण नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और एक प्रभावशाली नेता बने। 1938 और 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी, लेकिन नेताजी ने इसे संगठित और मजबूत किया। नेताजी ने जापान और जर्मनी की सहायता से एक मजबूत सेना खड़ी की। 18 अगस्त जो बर्मा में, ये सेना इन्होंने बर्मा में बनाई जो अब म्यांमार है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान कथित रूप से ताइवान के ताइहो को हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई रहस्य और विवाद बने रहे। आज भी 18 अगस्त को जापान में शहीद दिवस मनाया जाता है। जॉब एजुकेशन, ये बीच में स्लाइड गलत लगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 52,400 पदों पर भर्ती निकली हुई है। योग्यता 10वीं पास है। आवेदन की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। एग्जाम 18 से 21 सितंबर 2025 को होंगे। पटवारी के लिए भर्ती निकली हुई है 2020 पदों पर। एज लिमिट 40 साल है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट डेट 23 मार्च है। 11 अप्रैल को एग्जाम होंगे। ड्राइवर के लिए 2,756 पदों पर भर्ती है। एलिजिबिलिटी 8वीं पास और वेट ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। एज लिमिट 40 साल है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च और एग्जाम इसके 22 से 23 नवंबर को होंगे। एनएचएम और एमईएस के लिए 13,398 पदों पर संविदा भर्ती निकली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 19 मार्च है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए 2,756 पदों पर भर्ती है। शैक्षणिक योग्यता इसमें लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। एज लिमिट 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट 5 मार्च है। ये तो निकल गई 5 मार्च। तो आवेदन प्रारंभ तिथि 5 मार्च है और आवेदन अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1,057 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 22 सितंबर है। एग्जाम 28 सितंबर को होगी। इसके लिए एज लिमिट 40 साल है और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई बीटेक की डिग्री आवश्यक है। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुर्जा पक्षियों का स्वर्ग कौन सी जगह को कहा जाता है? तो यह है फलोदी के खीचन गांव को, जो पहले जोधपुर में था, अब इसको अलग राज्य बना, अलग जिला बना दिया गया है। 17 मार्च 2025 को फलोदी के खीचन गांव में पहली बार कुर्जा महोत्सव मनाया गया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजन हुआ। कुर्जा पक्षी की बात करें तो ये गुरुस वंश का पक्षी है और इसे डेमोइसेल क्रेन भी कहते हैं। गुरुस वंश से होने के कारण इसे गुरुस वर्गा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 2025 में किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? यानी इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये कह सकते हैं। तो इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से 18 से 20 मार्च 2025 के बीच आयोजित होगी। भारत की बात करें तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की। भारत में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत मंडपम
प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर 2023 को हुआ था, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। G20 की बात करें तो ये इसमें देश है जिसमें G20 की जो स्थापना है ये 1999 में हुई थी, और इसके ये देश है जिसमें कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, ब्रिटेन यानी, और यूएसए, रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, ये G20 के देश हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसके सभी 19 सदस्यों को उसी समय शामिल किया गया था। G20 के सदस्य देश कभी नहीं बदले गए और संगठन की सदस्यता में कोई नई प्रविष्टि नहीं हुई है। यूरोपीय संघ G20 का एकमात्र संगठनात्मक सदस्य है, जो यूरोप के कई देशों का प्रतिनिधित्व करता है। EU की अध्यक्षता बदलती रहती है और इसमें यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय केंद्र बैंक के नेता शामिल होते हैं। अभी वर्तमान में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ब्रुसेल्स के पास है। जो बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम इसके अध्यक्षता कर रहा है। इसका जो कार्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है। G20 की बात करें तो स्थायी आमंत्रित संगठन इसमें संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO आदि संगठनों को भी आमंत्रित किया जाता है। पहली G20 शिखर बैठक नवंबर 2008 में वाशिंगटन DC, अमेरिका में हुई। G20 शिखर सम्मेलन में अंतिम निर्णय होते हैं, जबकि इसकी साल भर बैठकें चलती है, उन निर्णयों की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए होती है। यानी G20 के तहत शिखर सम्मेलन होता है वो साल में एक बार होता है और बैठकें साल भर चलती है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं G20 और शिखर सम्मेलन और इसके बैठकों की। प्रतिनिधि की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसके प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि G20 बैठक में मंत्री, अधिकारी और विशेषज्ञ होते हैं। आयोजन की आवर्ती शिखर सम्मेलन साल में एक बार होता है, जबकि बैठकें इसकी पूरी वर्ष अलग अलग स्तरों में होती है। चर्चा के मुद्दों की बात करें तो शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा, जलवायु आदि पर होती है, जबकि बैठकों में विशिष्ट नीतिगत और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होती है। घोषणा, लीडर्स डिक्लेरेशन जारी होती है, यानी इसमें अंतिम निर्णय होते हैं शिखर सम्मेलन में, जबकि बैठकों में रिपोर्ट्स और सिफारिशें तैयार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो यह है नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग। नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र UN के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया। इसमें ड्रग्स आयोग में क्या होता है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों, नशीली दवाओं के नियंत्रण से संबंधित नीतियों और नियमों को निर्धारित किया जाता है। नारकोटिक्स ड्रग आयोग की स्थापना 1946 में की गई थी और यह संयुक्त ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC के तहत कार्य करता है। CND में नारकोटिक्स जो ड्रग्स आयोग है, इसमें 53 सदस्य देश होते हैं जो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। सदस्य देशों का चयन भौगोलिक संतुलन के आधार पर किया जाता है। हाल ही के वर्षों में CND ने कैनाबिस यानी गांजा को खतरनाक ड्रग्स की सूची से हटाने पर विचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 की अवधि में भारत का हथियार आयात कितने प्रतिशत घटा? यानी भारत ने हथियार कितने प्रतिशत घटा है, यानी भारत आयात जो करता है हथियार, जो एक्सपोर्ट करता है, वो कितने प्रतिशत घटा है? तो ये है 9.3% आयात, मतलब जो
भारत पहले बहुत ज्यादा डिपेंड था हथियारों के लिए। अब आयात सॉरी भारत हथियारों के लिए पहले काफी डिपेंडेंट था। अब भारत का लगातार हथियारों से डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। भारत का आयात हथियारों का घटा है। ये सिपरी की जो रिपोर्ट है 2024 की, ये कहती है कि भारत का जो आयात है हथियारों का 9.3% घटा है। इसका जो मुख्य कारण है वो घरेलू उत्पाद में वृद्धि और विविध सोर्सिंग रहा है। वार्षिक रिपोर्ट को, ये जो सिपरी की जो वार्षिक रिपोर्ट है, इसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी की जो फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें वैश्विक रक्षा खर्च, हथियारों की खरीद फरोख्त, परमाणु हथियारों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसकी जो स्थापना है सिपरी की वो 6 मई 1966 को हुई। ये स्वीडन सरकार ने की थी। इसका मुख्यालय स्वीडन में है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तो इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। ये स्टॉकहोम है, ये स्वीडन है, यूरोपीय देश। ये अपना इंडिया है। ये यहाँ जो नॉर्थ अटलांटिक जो सागर है इसके पास ये है, यहाँ इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम में। स्वीडन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार इंटरनेशनल रिलेशनशिप के प्रोस्पेक्ट से ये जानकारी काफी अच्छी है। स्वीडन एक संवैधानिक लोकतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला देश है। यानी स्वीडन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और संसदीय लोकतंत्र भी है। यानी संवैधानिक राजतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र दोनों सिस्टम पे काम करता है। अब संवैधान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो इसमें एक राजा होता है जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जिसके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती और राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो ये राजा होता है मोनार्की में, ये एक वंशानुगत उत्तराधिकारी होता है इसका। और जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री जो मुख्य होता है, और इसमें जो संसद के हाथों में होता है, जो शक्ति होती है वो संसद के हाथों में होती है। न्यायपालिका की बात करें तो इसमें न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है और 18 प्लस की एज में लोगों को मतदान का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-24 के दौरान सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो राइट आंसर है इसका यूक्रेन। इसके कारणों को समझते हैं। सिपरी रिपोर्ट जो अभी पिछले क्वेश्चन में अपने चर्चा की है कि हथियारों से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो सिपरी तैयार करती है और इसका जो मुख्यालय है वो स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है वहां बना हुआ है। तो इस सिपरी के अनुसार 2020-24 के बीच यूक्रेन प्रमुख हथियार आयातक बना है, यानी सबसे ज्यादा हथियार उसके द्वारा खरीदे गए, जिसका आयात 2015-19 की अवधि की तुलना में लगभग 100 गुना बढ़ा है। यानी 2015-19 की अवधि की तुलना में 2020 और 24 की बात करें तो हथियार जो इंपोर्ट किए हैं, जो खरीदे हैं यूक्रेन ने, वो 100 गुना खरीदे हैं। फरवरी 2000 इसका मुख्य कारण रहा है रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पे युद्ध करके यूक्रेन पर हमला किया था। यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ी। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और नाटो देशों ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और सैन्य उपकरण प्रदान किए, उपलब्ध करवाए या बेचे। यानी जो यूरोपियन यूनियन है और नाटो और अमेरिका है, इन्होंने यूक्रेन को भर भर के हथियार दिए। हालांकि कुछ हथियार इसको गिफ्ट में भी किए गए थे, लेकिन सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में इनको आयात करना ही माना है। नाटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन, नाटो की बात करते हैं तो नाटो दुनिया का सबसे सैन्य शक्तिशाली संगठन है, जबकि यूरोपियन यूनियन है ये राजनीतिक और आर्थिक संगठन। नाटो की बात करें तो यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के लिए संतुलन बनाने का काम करता है।
भारत नाटो का सदस्य नहीं है। इसकी सैन्य गुट निरपेक्ष नीति यानी नॉन अलाइज्ड मूवमेंट रही है। हालांकि अमेरिका और नाटो देशों से भारत के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। तो आज के कंटेंट में इतना ही। आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपके कोई सवाल है किसी टॉपिक पे, आप चाहते हैं कि डिटेल से डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंटेंट आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।